तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण के विषय को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग स्वर व्यंजनों को, उच्चारण स्थानों को, यत्न प्रयत्नों को और उपसर्गों को हम पढ़ चुके हैं। आज उसी क्रम में हम पढ़ने जा रहे हैं संधि, अर्थात संधि क्या होती है इसके बारे में हम समझेंगे। तो संधि जो है वो एक संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो संधि के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले संधि की परिभाषा क्या होती है उसे हम समझेंगे। विद्यार्थियों, संधि क्या होता है? दो वर्णों का मेल, दो वर्णों का जो मेल किया जाता है और वो मेल करने से कोई एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसे कहते हैं संधि। जैसे कि विद्या प्लस आलय, दो अलग अलग शब्द हैं। विद्या शब्द है और दूसरा शब्द है आलय। दोनों शब्द को मिलाकर के क्या बनाया? विद्यालय। तो अब यहाँ ये कैसे बना? तो विद्या में जो अंत में आ है और आलय के जो शुरू में आ है, उन दोनों को मिलाने से क्या बना? संधि रूप बना विद्यालय। तो इसमें होता क्या है? संधि में विशेष चीज क्या है? दो शब्दों के बीच में यह कार्य किया जाता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द जो है उसका प्रथम वर्ण, उन दोनों के बीच में संधि कार्य किया जाता है। जैसे हमने कहा विद्या प्लस आलय, तो विद्या में अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ण क्या है? आ। विद्या में जो आ है वो, और उसके आगे दूसरा वर्ण कौन सा है? दूसरा शब्द कौन सा है? आलय। आलय शब्द का होता है घर। तो विद्या का घर, ऐसा शब्द यहाँ पर है। तो आलय में प्रथम वर्ण क्या है? आ। तो एक आ उधर है, एक इधर है, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? वहां पर वो संधि कार्य कर दिया, दोनों को मिला करके एक बना दिया, तो वहां पर बन गया विद्यालय। तो इस प्रकार से हिम प्लस आलय हिमालय, गण प्लस ईश गणेश। तो इस प्रकार से संधि कार्य किया जाता है। तो संधि की परिभाषा अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? वर्णों के मेल, अर्थात दो वर्णों को आपस में जो मिलाया जाता है और उससे जो कार्य उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। संधि में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है संधि विच्छेद और एक होता है संधि करना। संधि विच्छेद करना मतलब जो शब्द बना हुआ उस शब्द को तोड़ना, अलग अलग करना। और संधि का मतलब जो विच्छेद शब्द हैं उन्हें जोड़ना। ये आप उदाहरण जो आपको दिखाए जाएंगे उनसे आपको सही प्रकार से समझ में आएगा। तो विच्छेद का मतलब जैसे हिम और आलय, दो अलग अलग अक्षर हैं, दो अलग अलग शब्द हैं और दोनों को प्लस से जोड़ा और क्या बना दिया? हिम प्लस आलय हिमालय। इस प्रकार से वो संधि कार्य करती है। तो सबसे पहले चीज तो आती है संधियां होती कितनी हैं। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं संधि जो है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार की संधि बताई गई है। मुख्य रूप से तीन प्रकार की संधि कौन कौन सी? सबसे पहले जहां पर स्वरों से स्वरों का मेल किया जाए वो स्वर संधि, अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर हो और दूसरा शब्द जो है उसका प्रथम वर्ण भी क्या हो? स्वर होना चाहिए, और उनके बीच में जो मेल होगा उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि। दो शब्द रखे गए हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण जिसको हम लोग संस्कृत भाषा में बोलते हैं पूर्व पद और उत्तर पद या पर पद। पूर्व मतलब पहला वाला पद, उत्तर मतलब बाद वाला पद। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद जो है उत्तर पद उसका प्रथम वर्ण, उन दोनों में संधि होगी। जब दोनों तरफ ही क्या होगा? दोनों तरफ में जब स्वर आएगा, स्वर होगा तो वहां पर स्वर संधि होगी।
जैसे हमने कहा हिम प्लस आलय, तो हिम में क्या है, अंत में आपको म दिख रहा है, लेकिन म नहीं है, अंत में क्या है, अ। ही है, उसके बाद म में आ लगा हुआ है तो उससे है म। अगर म आ नहीं होता तो म हलंत होता, लेकिन वहां पर पूरा म लिखा हुआ है, इसका मतलब म में आ है। जहां पर भी हमें किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण पहचानना हो तो उसके लिए हमें यह ध्यान रखना है कि उसमें कौन सी मात्रा है। जहां कोई मात्रा नहीं दिखती वहां पर अ है, जैसे माँ में आपको नहीं दिख रहा, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, माँ के अंदर अ लगा हुआ है, अन्यथा क्या होता, हलंत होता। और जितने भी है ओ की, ई की, ए की, ऐ की, ओ की, ये सब मात्राएं तो आपको दिख जाती है, इसलिए पता चल जाता है, लेकिन अधिकांशतः अंत में क्या होता है, अ होता है। तो आपको वैसे जगहों पर क्या करना है, अंत में अ रखना है। तो प्रथम शब्द का हिम में अंतिम वर्ण अ, अगला शब्द आ ले लिया, उसका प्रथम वर्ण भी आ, तो अ और आ दोनों क्या है, स्वर, दोनों स्वर हैं, तो यहाँ पर दोनों का मिलान करके आ किया, और वो कार्य किससे हुआ, स्वर संधि से। तो अब इसमें कैसे क्या क्या कार्य होंगे, उसके लिए हमें संधियों के भेद भी जानना पड़ेगा। पहले हम लोग सामान्य रूप से संधियों के बारे में जान रहे हैं। तो दूसरी संधि, पहली संधि स्वर संधि, दूसरी संधि क्या है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन संधि में है कि जो प्रथम पद है, प्रथम शब्द जो है, उसके अंत में व्यंजन होना चाहिए, ये उसकी शर्त है। प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन होना चाहिए, और उसके बाद जो दूसरा शब्द है उसमें स्वर व्यंजन कुछ भी हो सकता है। पहले शब्द के अंत में व्यंजन होना चाहिए, दूसरे शब्द में स्वर या व्यंजन कुछ भी हो तो उसे कहेंगे व्यंजन संधि। जैसे जगत प्लस ईशः, जगत ता हलंत है, तो पहले शब्द के अंत का जो वर्ण है वो हलंत है अर्थात व्यंजन है, और अगले शब्द में जो है ईशः अर्थात ईश्वर, तो ईश शब्द जो है स्वर आ रहा है, तो क्या बनेगा वहां पर, जगदीशः। ये रूप कैसे बनेंगे, ये जो हम संधियां पढ़ेंगे तब इनके बारे में हमें पता चलेगा। ऐसे ही तीसरी संधि होती है, उसे बोलते हैं विसर्ग संधि, जहां पर प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरे शब्द में स्वर या व्यंजन हो, उसे कहते हैं विसर्ग संधि। तो देखिए तीनों के बारे में बता दिया। स्वर संधि जिसके दोनों तरफ प्रथम शब्द के अंत में दूसरे शब्द के पूर्व में स्वर हो वो स्वर संधि। दूसरा कहा जहां व्यंजन संधि में कि पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो, दूसरे में स्वर या व्यंजन कुछ भी हो तो उसे कहते हैं व्यंजन संधि। तीसरे में कहा कि पहले में विसर्ग हो, उसके बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी हो तो उसे कहते हैं विसर्ग संधि। ये यहाँ तक ये सामान्य बात है। अब हम सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि के बारे में कि स्वर संधि क्या कहती है। तो स्वर संधि के लिए बता दिया, जहां पर स्वरों का मेल हो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर का मिलान किया जाएगा, जैसे आ प्लस ई, आ प्लस ए, आ प्लस ओ, आ प्लस उ। इस प्रकार से ही किसी न किसी रूप में दोनों तरफ क्या होगा, केवल स्वर ही आएगा, तो उसे क्या कहेंगे, स्वर संधि का रूप। स्वर संधि जो है 7 प्रकार का हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक 8वां प्रकार और होता है, उसे हम नहीं पढ़ करके 7 प्रकार के जो संधि के भेद हैं उसे हम पढ़ेंगे। कौन सी संधि, स्वर संधि के 7 भेद कौन कौन से हैं। दीर्घ, दीर्घ अर्थात दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृत्ति संधि, अयादि संधि, पररूप संधि और पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप और पर रूप, ये 7 रूप हम पढ़ेंगे। कौन कौन से, दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि, यण, ये 5 मुख्य रूप हैं। इसके बाद में पूर्व रूप और पर रूप, तो ये 7 रूप जो संधि के हैं वो हम पढ़ेंगे। 8वां रूप एक और होता है प्रकृति भाव संधि,
लेकिन वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए उसे हम नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वर संधि के रूप के पहला अर्थात जो पहला इसका भेद है दीर्घ संधि, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दीर्घ संधि में क्या कहा? दीर्घ संधि, दीर्घ से आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या अर्थ है इसका। दीर्घ मतलब बड़ा रूप, दीर्घ मतलब बड़ा रूप। इस पे एक सूत्र से हम समझ सकते हैं। एक सूत्र है, संधियों में कार्य करने के लिए सूत्रों का प्रयोग किया गया है तो पाणिनि ने, तो उन सूत्रों की सहायता से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। पहली संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में जो है इसको दीर्घ संधि का जो स्वर संधि है इसको अच संधि भी बोलते हैं। स्वर संधि को अच संधि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्वरों को अच भी कहा गया है, इसलिए उसको स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। उसी प्रकार से व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। तो हम लोग पहला सूत्र यहाँ पर दीर्घ संधि का देख रहे हैं। अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ। अब यहाँ पर कहा अक जो है उसको दीर्घ एकादेश होगा। देखिए मैं आपको पहले इसमें संधि की जो शर्त है, शर्त मतलब जो इसके दीर्घ संधि है, तो दीर्घ संधि कहाँ कार्य करेगी, क्या कार्य करेगी, पहले वो नियम बताया गया उसका कि दीर्घ संधि कब काम करेगी। तो मैं आपको पहले वो नियम बता रहा हूँ। सूत्र में दिया हुआ है अकः सवर्णे दीर्घ, अर्थात अक, अक यहाँ पर कहा है तो ये अक क्या है? आपने प्रत्याहार पढ़े हैं, आपको प्रारंभ में प्रत्याहार पढ़ाए थे। उन प्रत्याहारों में दिया हुआ है कि किस प्रकार से प्रत्याहार निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर अक प्रत्याहार की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें देखिए अक में कौन कौन से आते हैं? माहेश्वरी सूत्र के प्रथम दो सूत्र अ ई उ री ऋ। अकः, अकः सवर्ण दीर्घ। अक का मतलब क्या हुआ? अ ऐ उण ऋ ऋक, यहाँ तक के वर्ण, अर्थात जो स्वर हैं, स्वर में जो पंचम स्वर, जो प्रमुख 5 स्वर बताए हैं जिन्हें रस्व स्वर भी हम कहते हैं, वो 5 स्वर यहाँ पर लेना है। अ ई उ ऋ ऋ। इनको सवर्णी होने पर, सवर्णी मतलब समान जातीय होने पर दीर्घ एकादेश होता है। वापस बोल रहा हूँ, अक को अर्थात अ ई उ ऋ ऋ स्वरों को सवर्णी होने पर अर्थात सजातीय होने पर दीर्घ एकादेश होता है। देखिए दीर्घ का मतलब क्या है? जैसे रस्व और दीर्घ, जब हमने स्वर पढ़े थे तब हमने पढ़ा था रस्व स्वर दीर्घ स्वर। रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं और इनका अंतर कैसा है? जिसको बोलने में समय कम लगे वो रस्व, जिसको बोलने में समय ज्यादा लगे वो दीर्घ। जैसे अ, आ, ई, उ, री, री, इस प्रकार से इसका अंतर किया जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा कि सवर्णी होने पर, सवर्णी का मतलब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो स्वर होगा वही उसी का सवर्णी दूसरी तरफ भी वर्ण होना चाहिए। जैसे हिम, हिम में क्या है? अंत में आ, और उसके बाद में दूसरी तरफ जो है आलय, उसमें भी क्या है? आ। अ और आ क्या है? ये सवर्णी है। इसलिए जब ऐसी स्थिति होगी मतलब आ प्लस अ बराबर में क्या बनेगा? दीर्घ आ। आ प्लस आ बराबर क्या बनेगा? आ। या अ प्लस आ तो भी आ ही बनेगा, या आ प्लस अ तो क्या बनेगा? आ ही बनेगा। यही सवर्णी। सवर्णी मतलब दोनों तरफ समान स्वर होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, दोनों को मिलाकर के क्या बनेगा? दीर्घ एकादेश ही होगा। अब जैसे दीर्घ एकादेश होगा उसमें उसका उदाहरण भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे दैत्य प्लस अरि, एक उदाहरण है दैत्य प्लस अरि। अब दैत्य का अंतिम वर्ण क्या है? य में छुपा हुआ अ,
और आगे क्या है अरि, अरि में अ, तो दोनों तरफ समान स्वर है, इधर भी अ है और उधर भी अ है, दोनों को मिला करके क्या बनेगा दीर्घ आदेश होगा। तो क्या हो जाएगा आ आदेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा दैत्यारी, यह जो है उसमें आ की मात्रा लग जाएगी, दैत्य प्लस अरि दैत्यारी, ऐसा रूप निकल करके आ जाएगा। इसी प्रकार से हरि प्लस ईशः, देखिए जैसे मैंने आपको आ का उदाहरण बताया, ऐसे ही ई में होगा रस्व इकार दीर्घ इकार को मिला करके दीर्घ इकार, रस्व इकार दीर्घ इकार को मिला करके भी दीर्घ इकार, रस्व इकार दीर्घ इकार मिला करके दीर्घ इकार, दीर्घ इकार रस्व इकार मिला करके भी दीर्घ इकार ही होगा, सवर्णी ही होगा। तो एक उदाहरण दिया हरि प्लस ईशः, हरि प्लस ईशः, हरि में रस्व इकार है, ईश में दीर्घ इकार है, दोनों को मिला करके क्या होगा दीर्घ इकार होगा। तो ह र में दीर्घ मात्रा आ जाएगा, तो हरिशः, हरिशः ऐसा रूप बन जाएगा। इसी प्रकार से ऊ में होगा तो क्या बनेगा विष्णु प्लस उदय, विष्णु, तो विष्णु में छोटा ऊ है और आगे छोटा ऊ है, रस्व ऊ है, दोनों को मिला करके बन जाएगा दीर्घ उकार हो जाएगा। तो विष्णुदयः ऐसा रूप बन जाएगा। उसके बाद में री का उदाहरण देखिए आप लोग, होत्री प्लस ऋकारः, होत्री ताम री प्लस ऋकारः, दोनों को मिला करके क्या बन जाएगा दीर्घ ऋकार आ जाएगा, होत्रिकारः, इस प्रकार से रूप बन जाएगा। तो ये तो था आपका दीर्घ संधि के रूप, किस प्रकार से दीर्घ संधि में किए जाते हैं। इन उदाहरणों को देख करके आप और उदाहरणों का